नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खबर से। बीती शाम सीएम सुक्खू ने दिल्ली में CWC की बैठक में भाग लिया और उस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल रहे। ये बैठक महिला आरक्षण बिल पर पार्टी की स्पष्ट और ठोस रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को किस तरह उठाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से उसके बाद ऊना के हरोली पहुंचे। यहां पर करोड़ों रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस दौरान आज से शुरू हो रहे 4 दिवसीय राज्य स्तरीय हरोली उत्सव का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। हरोली पहुंचने पर सीएम ने बल्क ड्रग पार्क के भवन का भी शिलान्यास किया। इसके बाद पंजुआना में वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल का शिलान्यास, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना में समर्थ्य जिम, बैडमिंटन हॉल और लॉन टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। फिलहाल दिल्ली से पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले अब ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला तबादले को लेकर हो सकता है। सीएम कार्यालय में शिक्षकों की ही अगर बात करें तो 500 से ज्यादा DO नोट पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जिन प्रधानाचार्यों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनकी एडजस्टमेंट भी सीएम की अप्रूवल से होगी। आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री नई भर्तियों को लेकर भी हरी झंडी दे सकते हैं। वहीं महिलाओं को 1500 को लेकर भी बड़ा ऐलान करने की संभावना जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल छुट्टी वाले दिन भी वित्त अधिकारियों के साथ राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच 15 अप्रैल को क्या घोषणाएं करनी है, इस पर भी बैठक करेंगे और सीएम ने तमाम अधिकारियों को अवकाश के दिन भी अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर कल मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले सकते हैं और इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें तो कर्मचारियों के जो तबादले हैं उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे DO नोट, उसमें चाहे शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, 80,000 से ज्यादा शिक्षक है और ऐसे में शिक्षकों के कई DO नोट जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में भी कई DO नोट ट्रांसफर के लिए सरकार के पास पहुंचे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि सरकार ट्रांसफर को लेकर कुछ दिन की छूट जो है वो कर्मचारियों को दे सकते हैं और अगर दूसरे सरकारी विभागों में ये राहत नहीं मिलती है तो सरकार की तरफ से जो है वो शिक्षकों को जरूर ट्रांसफर पर कुछ समय यानी कि मई तक राहत दी जा सकती है, ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच में किसी भी प्रकार के तबादले स्कूलों में टीचर्स के ना हो। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय आर्थिक मामले मंत्रालय और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ बातचीत के बाद अब शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार इस प्रोजेक्ट में अब कोई अड़चन नहीं आ रही है, जिसके लिए यहां कैबिनेट से मंजूरी मिलने का ही इंतजार रह गया है। सूत्रों के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को ले जाया जाएगा, जहां पर पूरी स्थिति बताने के बाद इसे मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले कैबिनेट ने जो सवाल उठाए थे उनका हल भी हो गया है और इसके साथ ही राजधानी शिमला से तारा देवी के बीच प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने परियोजना की बढ़ी हुई लागत पर निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्र से पत्र मिलने के बाद सरकार के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया भी तेज हो गई है और आरंभ में ये परियोजना 1734 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 2296 करोड़ रुपए हो गई है। इस NDB पोषित परियोजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20% है, जो पहले 346.80 करोड़ रुपए थी और अब बढ़कर 459.2 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। हिमाचल कैडर की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर वहां सचिव है और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम ने उनसे खुद बात कर इसके लिए आग्रह भी किया था। केंद्र से पत्र मिलने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार को संशोधित DPR न्यू डेवलपमेंट बैंक को भेजनी होगी और पिछले 3 वर्षों से कई अधिकारी इस परियोजना पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा कर नियमित होने वाले कर्मचारियों ने अगर नियुक्ति के बाद 60 दिनों में ओपीएस को नहीं चुना तो खुद ही एनपीएस का नियम लागू हो जाएगा। ये आदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उठाए गए कुछ मामलों पर वित्त महकमे ने स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प अनिवार्य है और एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा। बाद में कोई भी बदलाव इसमें नहीं हो सकेगा और खासतौर पर उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित 60 दिन की अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं चुना है, उन्हें स्वतः ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत माना जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में वित्त विभाग की सलाह का हवाला देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार पहले ही 4 मई 2023 को जारी अधिसूचना और मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ओपीएस बहाली के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर चुकी है और इन निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर ओपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प देना अनिवार्य है और पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। जो कर्मचारी ओपीएस या एनपीएस से किसी एक का चयन कर चुके हैं वे बाद में इसे बदल नहीं सकते और अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प देने में असफल रहता है तो ये माना जाएगा कि वो एनपीएस के तहत ही बने रहना चाहते हैं। ऐसे मामलों में पुराने पेंशन का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो फिलहाल ये ओपीएस को लेकर जो वित्त विभाग के आदेश है इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलेगी। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश शिक्षा विभाग में जिन प्रधानाचार्यों ने पदोन्नति के बाद निर्धारित समय में नई तैनाती पर पदभार ग्रहण नहीं किया है, उनके पदोन्नति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में अन्य पात्र शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाएगा। विभाग ने पदोन्नत प्रधानाचार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है और हाल ही में विभाग ने 771 प्रधानाचार्यों को पदोन्नत कर विभिन्न स्कूलों में स्थानांतरित भी किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में पदोन्नत अधिकारियों की ओर से एडजस्टमेंट के लिए मेडिकल आधार का सहारा लेने के मामले सामने आए हैं। इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने ये सख्ती बरती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई पदोन्नत प्रधानाचार्य दूर दराज या कठिन क्षेत्रों में तैनाती से बचने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर रहे हैं और विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को शारीरिक रूप से भी विकसित किया जाएगा। खेलकूद के प्रति छात्रों की राज्य स्तर से लेकर नेशनल व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भेजा जाएगा। सीबीएसई स्कूलों में स्पेशल स्पोर्ट्स कोच की भर्ती सरकार करेगी और इसके लिए भर्ती नियमों को भी बदला जा सकता है। इसके अलावा सीबीएसई स्कूलों में मल्टीपल स्टाफ होगा जो कि दिन व रात कार्यरत रहेंगे। सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में मल्टीपल स्टाफ की भर्ती को लेकर निदेशालय को आदेश जारी कर दिए हैं और उसमें कहा गया है कि सीबीएसई स्कूलों में विभिन्न पदों को भरने संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाए और साथ ही पद वाइज कितने पद के स्कूल को दिए जाने हैं इसका भी पूरा बायोडाटा तैयार करने के आदेश हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक, योगा, केटरिंग सुपरवाइजर, 2 चौकीदार, 2 मल्टीपल वर्करों के पद नए सिरे से हर स्कूल में भर्ती होने हैं। अगली खबर की बात करें तो आज प्रदेश भर के मिड डे मील वर्करों ने बैठक की। बैठक में वर्करों ने विभिन्न मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए, जिसमें मिड डे मील वर्कर्स को हरियाणा सरकार की तर्ज पर 7,000 रुपए प्रति माह वेतन देने की मांग उठाई गई। हाईकोर्ट के 10 के बजाय 12 महीने के वेतन के हालिया फैसले को तुरंत लागू किए जाने की भी मांग उठाई। मिड डे मील वर्कर्स को ग्रेजुएटी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम ईपीएफ व ईएसआई के दायरे में लाया जाए, ये भी मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। केंद्रीय किचन क्लस्टर योजना ठेकाकरण व एनजीओ को देने के फैसले को वापस लिया जाए। 45वीं श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार मिड डे मील वर्कर्स को मजदूर का दर्जा दिया जाए ताकि वे न्यूनतम वेतन सहित अन्य श्रम कानूनों के दायरे में आ सके। मिड डे मील योजना को +2 तक के बच्चों के लिए लागू किया जाए। मिड डे मील वर्कर्स को आंगनबाड़ी अथवा पंजाब की तर्ज पर छुट्टियां दी जाए। मिड डे मील वर्कर्स को प्रति माह 1 तारीख को आवश्यक रूप से वेतन का भुगतान किया जाए और मिड डे मील वर्कर्स को साल में 2 भर्ती दी जाए। शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती में मिड डे मील वर्कर्स को प्राथमिकता दिए जाने की भी मांग इस बैठक में उठी है।
अगली खबर की बात करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर ये खबर है। प्रदेश में आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और अब ये संभावना जताई जा रही है कि 21 अप्रैल के आसपास पंचायती चुनाव की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में आयोग ने 16 अप्रैल को एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें चुनावी शेड्यूल पर चर्चा होगी और इसकी अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में करीब 30 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। और यदि 31 मई तक चुनाव संपन्न करवाने हैं तो पहले चरण का मतदान 20 या 21 मई के आसपास आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक करना आवश्यक माना जा रहा है। चुनाव शेड्यूल जारी होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसके तहत नई घोषणाओं और विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लग जाएगी। तो ऐसे में जो है वो पंचायती राज चुनाव को लेकर आप भी तैयार रहे, कभी भी पंचायती राज चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। और फिलहाल हम अगली खबर की ही बात करते हैं। ये भी पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए जीत हार के साथ साथ अपनी जमानत राशि सुरक्षित रखना भी एक अहम पहलू होगा। चुनाव नियमों के अनुसार मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े मतदान का कम से कम 6% वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रत्याशी इस निर्धारित 6% की सीमा से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा ये कड़ा प्रावधान चुनाव प्रक्रिया को अधिक गंभीर और अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए पद के अनुसार अलग अलग जमानत राशि निर्धारित की गई है और इसके तहत जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 200 रुपए और पंचायत समिति के सदस्य के लिए 150 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी होगी। इसी तरह ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान पद के लिए भी जमानत राशि 150 रुपए तय की गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उन्हें इसमें छूट दी गई है और उन्हें सामान्य वर्ग के मुकाबले आधी जमानत राशि ही जमा यहां पर करवानी होगी। उधर प्रदेश में पंचायत समिति सदस्य यानी कि बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के लिए राहत भरी खबर है। यदि किसी दावेदार का वार्ड आरक्षित हो जाता है तो वो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकता है। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि नियमों के अनुसार जिला परिषद का चुनाव जिले के किसी भी जीप वार्ड से लड़ा जा सकता है, जबकि बीडीसी का चुनाव संबंधित ब्लॉक के किसी भी वार्ड से लड़ने का कानून में प्रावधान है। यानी कि आरक्षण के बाद सीट बदलने का विकल्प उम्मीदवारों के पास खुला रहता है। हालांकि ये सुविधा सभी पदों के लिए लागू नहीं है। पंचायती राज एक्ट के तहत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर अपनी पंचायत से बाहर जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते और ये प्रतिबंध इन पदों को स्थानीय स्तर तक सीमित रखता है, जबकि बीडीसी और जिला परिषद में क्षेत्रीय लचीलापन दिया गया है। हालांकि दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 2 अहम शर्तें पूरी करनी होगी, जिसमें कि पहली शर्त है उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, जिस वार्ड से चुनाव लड़ना है वहां नामांकन के समय एक प्रस्तावक होना अनिवार्य है। इन दोनों शर्तों के पूरा होने पर ही उम्मीदवार दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद प्रदेश में सियासी जो गणित है वो पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि हमने आपको इससे पहले बताया कि बीडीसी और जिला परिषद का जो चुनाव है उसे लड़ने में छूट दी गई है। दूसरे क्षेत्र से भी जो सदस्य है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो सरगर्मियां तेज हो गई है। आप देखिए तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के कारण कुल मिलाकर करीब 55 सीटें रिजर्व हो गई है, जबकि पुरुषों और ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 45 सीटें ही बची है। इसमें कई संभावित उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के समीकरण बिल्कुल बिगड़ गए हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके से क्या नतीजे इस बार हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर देखने को मिलते हैं। और अब आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा सक्रिय हो गया है। तीसरे मोर्चे के नेताओं ने पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय की, जो कि आज कुल्लू में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए घोषणा की कि लाहौल स्पीति में वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक तीसरा मोर्चा चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और हर स्तर पर अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। मार्कंडेय ने 30 मार्च को पारित बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें करीब 4000 करोड़ रुपए कम पेश किए गए हैं, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर संकेत देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1974.75 से लागू ट्राइबल प्लान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। पहले कुल बजट का 9% हिस्सा जनजातीय क्षेत्रों को मिलता था, जिसमें पांगी भरमौर को 36%, लाहौल स्पीति को 34% और किन्नौर को 30% हिस्सा दिया जाता था। लेकिन इस बार पारदर्शिता नहीं दिखी और ट्राइबल क्षेत्र की पुस्तक के बिना ही बजट पारित कर दिया गया। अगली खबर की बात करें तो सोलन जिले के नालागढ़ की बुआसनी पंचायत में प्रधान का पद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने आरक्षण रोस्टर पर सवाल उठाए। केएल ठाकुर ने कहा कि बुआसनी पंचायत में एक भी ओबीसी परिवार नहीं है, फिर भी प्रधान पद आरक्षित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण रोस्टर सही आंकड़ों के आधार पर नहीं बनाया गया। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ऐसी ही गलती के कारण पंचायत चुनाव में देरी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उससे कोई सबक नहीं लिया। पूर्व विधायक ने बताया कि रोस्टर में बार-बार बदलाव के बावजूद इसे वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल बुआसनी ही नहीं बल्कि नगर परिषद, नालागढ़ और कई अन्य पंचायतों में भी लोग रोस्टर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केएल ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिना ओबीसी परिवार के सीट को आरक्षित करना राजनीतिक दबाव का संकेत है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता आने वाले चुनाव में इस मुद्दे का जवाब जरूर देगी। अगली खबर की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत एवं हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी के व्यवहार और जन स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की अदालत ने नाराजगी जताई कि प्रतिवादी स्वास्थ्य सचिव सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी पर चले गए, वो भी बिना किसी छूट आवेदन के। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती, खासकर तब जब अदालत के आदेशों का अनुपालन लंबित हो। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक सभी निजी अस्पतालों और संस्थानों का पूरा रिकॉर्ड पेश करे। इसमें अस्पतालों के बिल जमा करने की तारीख और विवरण, बिलों की स्वीकृति या अस्वीकृति का स्पष्ट कारण, स्वीकृत बिलों की कुल राशि और बकाये का भुगतान की जानकारी भी इसमें दी जाए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल पास न होने के कारण अस्पतालों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के विवरण की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। अदालत ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहें। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पेंशन पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल चतुर्थ श्रेणी ही नहीं बल्कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा को पेंशन के लिए गणना में शामिल करवाने के हकदार है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने गंधोराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता 1991 में डलहौजी मंडल के चवारी में दैनिक वेतन भोगी राजमिस्त्री के रूप में भर्ती हुए। 2001 में उन्हें वर्क चार्ज स्टेटस मिला और 2003 में वे सेवाएं नियमित की गई। अगली खबर की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न मिलने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में टूटू के नजदीक कैंची मोड़ के पास आज सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। यहां उपभोक्ता घंटों तक सिलेंडर मिलने का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से आए उपभोक्ता भी सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर खड़े रहे। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सुबह जल्दी पहुंचने पर उन्हें सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन सप्लाई में देरी के कारण उन्हें लंबे समय तक इंतजार
करना पड़ा। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे। इस वजह से लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि सिलेंडर कब उपलब्ध होंगे। कई लोगों ने कहा कि यदि समय पर सही सूचना मिल जाती तो उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट पर आज सुबह एयरपोर्ट के वॉशरूम में एक नीले रंग का लवारिस बैग पाया गया। इसके बाद एहतियात पूरे एयरपोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया और कुछ समय के लिए उड़ान सेवाएं भी प्रभावित रही। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड टीम ने सावधानी बरतते हुए बैग को सीधे हाथ से उठाने की बजाय रस्सी की मदद से वॉशरूम से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर रखकर उसकी गहन जांच की। इस दौरान दिल्ली से आने वाली अगली फ्लाइट जो सुबह करीब 9 बजे पहुंचने वाली थी को एहतियातन दिल्ली में ही रोक दिया गया। एयरपोर्ट के अंदर मौजूद सभी यात्रियों और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। जांच में पता चला कि बैग धर्मशाला के एक यात्री का था जो गलती से वॉशरूम में छूट गया था। बैग में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई और बैग सुरक्षित पाए जाने के बाद ही उड़ान सेवाएं बहाल की गई और दिल्ली से फ्लाइट को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया। अगली खबर की बात करें, शिमला जिला के नारकंडा में पुलिस ने गश्त के दौरान नेपाल मूल के 3 लोगों से 9.28 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपए नकदी बरामद की है। पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तीनों को अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में कल कई ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होगी। हालांकि इसके बाद 13 से 15 अप्रैल के बीच मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मगर 16 व 17 अप्रैल को फिर से प्रदेश में बारिश व बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।